करेंगे पीएम के वाराणसी दौरे की। पीएम आ रखे हैं 52वीं बार वाराणसी, स्वागत में काशी पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही बात करेंगे कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती के चुनावी प्लान की। क्या है मायावती का मान्यवर प्लान, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे समाजवादी पार्टी की 2027 चुनाव को लेकर क्या है अखिलेश का टिकट प्लान, टिकट पर ना हो क्लेश, प्लानिंग में अखिलेश। और बात करेंगे राहुल गांधी के रायबरेली के दौरे की, जहां पहुंचते ही उनका जोरदार विरोध हुआ है। यानी कि रायबरेली में राहुल विवादित पोस्टर और विरोध की भी बात करेंगे। तो चलिए अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी और उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। यूपी में पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, वहीं उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द बांटेंगे। अपने 11 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी 52वीं बार काशी पहुंच रहे हैं। काशी और उत्तराखंड में क्या करेंगे पीएम मोदी, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी कल सुबह 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, पुलिस लाइन से सड़क मार्ग से होते हुए होटल जाएंगे और रास्ते में जगह जगह पर उनके स्वागत में काशी में पुष्प वर्षा होगी। पीएम मोदी काशी पहुंचे मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी की मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, जिसमें कई मुद्दों पर समझौते हो सकते हैं। पीएम मोदी करीब 4 घंटे तक वाराणसी में रहेंगे और उसके बाद वो उत्तराखंड के दौरे पर निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 4 बजे देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां पर मौजूद आपदा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनका दर्द बांटेंगे। इसके बाद पीएम मोदी वहां से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए जाएंगे और हवाई सर्वेक्षण कर धराली जैसे आपदाग्रस्त इलाके का जायजा भी लेंगे। एरियल सर्वे के बाद पीएम मोदी शाम को अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्ट देखेंगे। आपदा पीड़ितों के राहत पैकेज भी देंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कैसी तैयारी की गई है, इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी और उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। उत्तराखंड जाने से पहले पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये 52वां काशी दौरा होगा। काशी के 52वें दौरे पर पीएम मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो दोनों प्रधानमंत्री गण का जो रूट है उस पर पूरी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। लगभग 5000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए जा रहे हैं। 50 गजेटेड अफसर और 15 आईपीएस अफसर इसमें ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। पूरे रूट की, पूरे कार्यक्रम की ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी की जाएगी। जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं, उसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम वाराणसी पहुंच चुके हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। साथ ही पूरे काशी में उनका जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पीएम पुलिस लाइन से बाई रोड होटल ताज पहुंचेंगे। अपने 52वें दौरे पर पीएम मोदी काशी में करीब 4 घंटे रुकेंगे। इस दौरान मॉरिशस और भारत के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 11 तारीख को जो बायलैटरल मीट होगा वो एमए के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और जो मॉरिशस की जो पूरी डेलीगेशन है द्विपक्षीय वार्ता के उपरांत जो हमारे यहाँ गंगा आरती होती है वो भी देखेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए जाएगी। एक कल्चरल जो है वो एक प्रोग्राम भी होगा जिसको मिल के सब लोग जो है वो उसको देखेंगे। एक बहुत ही अच्छा सा एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कि विदेश मंत्रालय द्वारा वाराणसी में बायलैटरल मीट भी होगा और इसके साथ में जो मॉरिशस और इंडिया के जो एक पुरानी हिस्टोरिकल संबंध है उसको भी यहाँ पे उकेरा जाएगा। इस मीटिंग के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री नमो घाट से क्रूज पर सवार होकर मां गंगा को निहारते हुए दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा आरती देखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर निकल जाएंगे। शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे।
जहां वो आपदा पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उनका दर्द बांटेंगे। उसके बाद धराली और थराली जैसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में आई तबाही की रिपोर्ट भी देखेंगे। जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारे राज्य का सहयोग भी किया है, हमको सहायता भी की है, हर प्रकार से हमारा मनोबल भी बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा है और हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, निश्चित रूप से जो हमारे राज्य का ऐसा प्रत्येक जनपद इस आपदा में प्रभावित हुआ है, सभी का मनोबल भी बढ़ेगा। और निश्चित रूप से केंद्र की टीम भी पहले ही आ गई है, वो टीम यहाँ का पूरा सर्वे कर रही है, आकलन करके हमको जैसे जोशीमठ में अन्य आपदाओं में भारत सरकार की तरफ से सहयोग मिला है, इसमें भी निश्चित रूप से हमको सहयोग मिला। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण कर चुके हैं। अब उत्तराखंड में तबाही से पीड़ित लोगों का दर्द बांटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महंत दिग्विजय नाथ की 56वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने अपने गुरुओं को नमन किया है और इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर बनने से अभिभूत ना होता हो। अगर उसे गौरव की अनुभूति नहीं होती तो हमें उसके भारतीय होने में संदेह होता है। महंत दिग्विजय नाथ की 56वीं पुण्यतिथि पर गोरक्षपीठ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ सभागार में हुए श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी ने अपने गुरुओं को नमन किया और एक किताब का विमोचन भी किया। साथ ही सीएम योगी ने गुरु दिग्विजय नाथ के योगदान के बारे में बताया। उन्होंने संकल्प लिया था गोरखपुर में शिक्षा का एक केंद्र बनना चाहिए। साधन नहीं थे, देश गुलाम था। 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी। गोरक्षपीठ के पास साधन नहीं थे, लेकिन गोरखनाथ मंदिर को सनातन धर्म के एक वैभवशाली मंदिर के रूप में स्थापित करना है। और मुगल कालखंड के दौरान विदेशी आक्रांताओं ने अगर हमसे कुछ छीना है तो उसको वापस लेकर के हम उसकी पुनर्प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर और उससे जुड़ी हुई पूरी संपत्ति को गुलाम भारत में ही वापस लेकर के गोरखनाथ मंदिर को भी भव्य स्वरूप प्रदान कर दिया। इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर से अभिभूत ना होता हो। अगर उसे गौरव की अनुभूति नहीं होती है तो हमें उसके भारतीय होने में संदेह होता है। गुलामी के प्रतीक उस ढांचे को हटा करके राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। उन आचार्य द्वय का वह सपना साकार होता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला की मूर्ति का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होता है। कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के इस कार्य के साथ अभिभूत न होता हो। अगर वह अभिभूत नहीं होता है और अगर उसे गौरव की अनुभूति नहीं होती है तो हमें उसके भारतीय होने में संदेह होता है। सीएम योगी के इस बयान के बाद एक बार फिर सियासत तेज होती दिख रही है। हालांकि इस कार्यक्रम से पहले सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की शिकायतें भी सुनी और उनके निदान के लिए तुरंत अधिकारियों को आदेश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीएसपी प्रमुख मायावती 9 अक्टूबर को काशीराम स्मारक जाकर लंबे वक्त के बाद सार्वजनिक मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए यही उनकी तैयारी का पहला कदम माना जा रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि बीएसपी यूपी में कम बैक
कमबैक का प्लान कर रही हैं और कांशीराम की पुण्यतिथि पर शक्ति प्रदर्शन के जरिए मायावती बड़ा संदेश देने की तैयारी कर रही हैं। क्या है मायावती की रणनीति, दिखाते हैं आपको। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को बीएसपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर तैयारी में जुट गई है। इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही गांव-गांव जाकर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे घर घर जाकर बहुजन समाज को पार्टी से जोड़ें। मायावती को अगर 2027 की तैयारी करनी है तो उन्हें काशीराम की पुण्यतिथि से ज्यादा अच्छी कोई और तारीख उनके लिए नहीं हो सकती है। अगर एक बड़ा जमावड़ा वो करते हैं जैसा पिछले सालों में वो किया करती थी तो एक निश्चित तौर पे मैसेज जाएगा, खास तौर पे जो बसपा के पुराने वोटर हैं उनमें और जो उनका अपना वोट बैंक है उसमें भी। और अगर उनका वोट बैंक वापस आता है तो बाकी वोटर जो छिटक गए थे वो भी पार्टी के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बसपा के लिए। और साथ में उत्तर प्रदेश की राजनीति, जिसमें दलित राजनीति सबसे ज्यादा इस बात पे फोकस करती है कि बसपा की पॉलिसी क्या है, बसपा किस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद मायावती ने ज्यादातर राजनीतिक गतिविधियों को अपने बंगले तक ही सीमित कर लिया था। यही वजह थी कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने लगा और पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव कमजोर होती गई। बसपा 2007 में 30% वोट से घटते घटते 2022 विधानसभा में 12.9% पर आ गई। लगातार आई इस गिरावट ने बीएसपी के कार्यकर्ताओं को निराश कर दिया। कि लौटा हुआ पानी और बिछड़े हुए लोग जल्दी वापस नहीं आते। मायावती जी की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता भुला चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब चार दीवारी के अंदर की राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। जनता के साथ 24 घंटे चलने वाली और काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद बना हुआ है। मायावती जी के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। अब 9 अक्टूबर के कार्यक्रम की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये आयोजन कांशीराम स्मारक में हो रहा है, जिसे मायावती ने 2007 में सत्ता में आने के बाद बनवाया था। ये स्मारक बीएसपी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रतीक और प्रेरणा स्थल माना जाता है। इसलिए मायावती ने इसी जगह से चुनावी तैयारियों की शुरुआत करने का फैसला लिया है। यह 2027 के लिहाज से पहला बड़ा कदम बसपा सुप्रीमो का ऐसा होगा जिसमें वो सार्वजनिक मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी और विपक्षी पार्टियों को चुनौती देंगी। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना कमबैक प्लान तैयार कर लिया है और वो उस पर आगे बढ़ रही हैं। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और टिकट के दावेदारों की बढ़ती सक्रियता के बीच अखिलेश यादव सतर्क हो गए हैं। अखिलेश यादव जीतने वाले को ही टिकट देंगे और जीत के लिए सपा 3 फॉर्मूले पर काम कर रही है। टिकट बंटने के बाद कार्यकर्ताओं में असंतोष ना हो, इसे लेकर अभी से अखिलेश सतर्क नजर आ रहे हैं। नाराजगी से बचने के लिए वो सबसे बात भी करेंगे और 2027 को लेकर क्या है अखिलेश का टिकट प्लान, आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में अपनी चुनाव तैयारियों को लेकर कहा था कि उनको 3 फॉर्मूले पर काम करना है। पहला पीडीए का संदेश पहुंचाना, दूसरा बूथ मैनेजमेंट और तीसरा टिकट वितरण। समाजवादी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि सपा ने सोची समझी रणनीति के तहत यह संदेश दे दिया है कि कोई अपना टिकट पक्का न माने। अभी से टिकट तय करने का मतलब है कि गुटबाजी बढ़ना। समाजवादी पार्टी इस बात को तय करना चाहती है कि टिकट को लेकर पिछली बार की तरह कोई कंफ्यूजन न रहे। कि 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले पे लड़ेगी और उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा जो अपनी विधानसभा में चुनाव जीत सकते हैं, जो जनता के बीच में लोकप्रिय हैं। और दूसरे अन्य जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बचेंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी उनका समायोजन संगठन में करेगी, सरकार बनने पे उनका सम्मान भी होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी सतर्क है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी तय किया है कि जिस दावेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा उस दावेदार से वो खुद भी बातचीत करके उसको मनाएंगे और कहेंगे कि वो फील्ड में उतरकर समाजवादी पार्टी के लिए काम करे।
समाजवादी पार्टी हर हाल में गुटबाजी को दूर करना चाहती है और चाहती है कि गुटबाजी की वजह से कोई पार्टी को नुकसान न हो। समाजवादी पार्टी टिकट वितरण में बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। इस बार समाजवादी पार्टी चूंकि चैलेंजिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी को लगातार चैलेंज कर रही है और ये दावा कर रही है कि 2027 में उनकी सरकार बनेगी, तो कैंडिडेट का चयन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और कैंडिडेट के चयन में हंगामा न हो, विरोध न हो और विद्रोही उम्मीदवार मैदान में न उतरे, इसके लिए अखिलेश यादव पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। साफ छवि और मेहनती कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी टिकट देना चाहती है। समाजवादी पार्टी की नजर इस बात पर ज्यादा है कि नुकसान पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को हर हाल में मैनेज करके चला जाए। ऐसे में समाजवादी पार्टी पहले से ही उन तमाम जगहों पर टिकट के दावेदारों के साथ साथ टिकटों को फाइनल कर लेना चाहती है। साथ ही जो लोग इस तमाम चीजों से और कवायदों से नाराज होंगे उनको मनाने का तरीका भी बना लिया गया है। कैमरा उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर कांग्रेस ने जहां उनका जोरदार स्वागत किया, वहीं बीजेपी ने उनका जोरदार विरोध किया। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रायबरेली में लगे वो विवादित पोस्टर्स रहे, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को भगवान के रूप में दिखाया गया। अब उस पोस्टर पर सियासत हो रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं, लेकिन उनके पहुंचने पर बीजेपी ने जोरदार विरोध किया। राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए गए, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से डिस्टर्ब है। वाले पूरे देश में बड़े डिस्टर्ब है, क्योंकि ये जो वोट चोर का है ना, ये अब फैल रहा है, क्योंकि हमने इनकी पकड़ ली है चोरी। तो ये महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में, यूपी में, सब जगह हमारे पकड़ लिया हमने। रायबरेली में पीएम मोदी की मां के अपमान के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर राहुल गांधी का विरोध किया गया। प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ हाईवे पर बैठकर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है, उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस और सपा राहुल के दौरे को लेकर ज्यादा उत्साहित दिखी और इसी उत्साह में उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली में पोस्टर लगा दिए, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश की तस्वीर को भगवान के रूप में दिखाया गया। सपा के लगाए इस पोस्टर पर अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां इस पर निशाना साधा है, वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद ने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। हिम्मत हो तो ये लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं, तो अल्लाह का फोटो लगा के देख लेना भी, देखो मुसलमान क्या करते हैं कि हम एक अल्लाह के हम दूसरे अवतार हैं। लिख दें, लिखा फोटो लगाए भी, देखो देश के मुसलमानों को क्या कहते हैं। बस सीधा क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इसको मतलब भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है। इस तरीके से जब राम मंदिर बनेगा तब आप किनारे जाओगे वहाँ, तो आपको राजनीति इन लोगों को आज के दिन में देखो, यह अपमानित करने का एक फार्मूला है कि अगर हम जितने अपमानित करेंगे भारतीय संस्कृति को, उतने एक विशेष पर इनको वोट देता रहेगा। बस और कुछ है नहीं इसमें। दुर्भाग्य इस देश का राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक तरह से हिंदू देवी देवता का अपमान किया गया, और मेरा तो मानना है कि ये कहीं पैगंबर का रूप बना के अपने आप को प्रस्तुत करते तो गली से निकल ना पाते। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू के देवी देवताओं का अपमान करना इनके नेचर में है, इंडी गठबंधन के नेचर में है। निश्चित रूप से समर्थकों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने नेताओं का जो अच्छी छवि है उसको अच्छा बनाने का प्रयास करें। हालांकि राहुल गांधी के रायबरेली दौरे को कांग्रेस की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही प्रजापति समाज के लोगों से संवाद कर ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें